विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के तहत ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर का टाइटल आर्थिक विश्लेषण की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय सामग्री बहुत अधिक विस्तृत होने के साथ साथ उसका स्वभाव अत्यधिक जटिल भी है। इसीलिए इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका विश्लेषण एवं अध्ययन कुछ विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए, कभी विषय सामग्री का हमें सूक्ष्म या व्यष्टि विश्लेषण अर्थात माइक्रो एनालिसिस करनी होती है, तो कभी व्यापक या समष्टि विश्लेषण अर्थात मैक्रो एनालिसिस करनी होती है। कभी हम विषय सामग्री का स्थैतिक विश्लेषण अर्थात स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, तो कभी प्रायोगिक विश्लेषण अर्थात डायनामिक एनालिसिस करते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की 4 प्रमुख पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1, सूक्ष्म या व्यष्टि विश्लेषण अर्थात माइक्रो एनालिसिस। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री अत्यधिक जटिल एवं वैविध्यपूर्ण है। इसकी निर्मात्री इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, विक्रेता आदि समूह से अलग अकेले में भिन्न किस्म का व्यवहार करते हैं और समूह के साथ भिन्न किस्म का। इसीलिए जो कथन अथवा सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवहार पर लागू होते हैं, वे कभी कभी सामूहिक व्यवहार पर लागू नहीं हो पाते। अतः व्यक्तिगत इकाइयों के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन अलग एवं सामूहिक इकाइयों के सामूहिक व्यवहार का अलग अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, ताकि दोनों ही स्थितियों के लिए पृथक पृथक उचित एवं विश्वसनीय सिद्धांत बनाए जा सकें। इसी के अनुरूप सूक्ष्म अथवा माइक्रो विश्लेषण के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न निर्मात्री इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक अथवा एक क्रेता अथवा एक विक्रेता अथवा किसी एक व्यक्ति की आय अथवा किसी एक वस्तु की मांग या पूर्ति इत्यादि का उसका अन्य सभी निर्मात्री इकाइयों से संबंध काटकर नितांत व्यक्तिगत रूप में अध्ययन अथवा विश्लेषण किया जाता है। इस स्थिति में अन्य सभी से संबंध कट जाने पर संबंधित इकाई का व्यवहार विशिष्ट प्रकार का हो जाता है और तब वो आर्थिक इकाई अपने आप में किस प्रकार व्यवहार करती है, इसका अध्ययन ही सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अथवा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था की कोई एक व्यक्तिगत इकाई अपनी आर्थिक क्रिया करती हुई अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त करती है। एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन अथवा किसी एक वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन अथवा किसी एक वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन इत्यादि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के ही उदाहरण हैं। नंबर 2, व्यापक या समष्टि विश्लेषण या मैक्रो एनालिसिस। इस विश्लेषण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों का उनकी सामूहिकता की अवस्था में अर्थात एग्रीगेट्स ऑफ यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि तब उनका व्यवहार अपनी व्यक्तिगतता की अवस्था से भिन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, मैक्रो एनालिसिस में हम अर्थव्यवस्था की विभिन्न बड़ी आर्थिक समूह जैसे राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन अथवा कुल मांग अथवा कुल पूर्ति अथवा सामान्य कीमत स्तर इत्यादि का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन
अथवा कुल रोजगार निर्धारण का सिद्धांत अथवा मुद्रास्फीति का सिद्धांत इत्यादि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही उदाहरण हैं। सत्य ये है कि जब हम समस्त आर्थिक विषय सामग्री का अध्ययन उपर्युक्त दोनों ही पद्धतियों से कर लेते हैं, तभी हमारा अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बात एक व्यक्तिगत इकाई के लिए सत्य होती है वो आवश्यक नहीं पूरे समूह के लिए भी सत्य हो। इस संबंध में प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन का कहना है कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण एवं व्यापक आर्थिक विश्लेषण दोनों भिन्न भिन्न नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं। यदि आप एक को समझते हुए दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप वास्तव में अर्धशिक्षित हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का स्वभाव इस प्रकार का है कि इसकी क्रियाएं कभी रुकती नहीं हैं, बल्कि समय के साथ अनिश्चित रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ऐसे में उनके स्वभाव एवं क्रियाकलापों को समझ उनके संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत विकसित करना लगभग असंभव हो जाता है। अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक इकाई को पहले समय के किसी निश्चित बिंदु पर स्थिर या अपरिवर्तनशील मानकर भली भांति समझ लिया जाए, तत्पश्चात उसे उसकी वास्तविक चलायमान अवस्था में लाकर उसकी व्याख्या की जाए। इसी आधार पर स्थैतिक एवं प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियों का विकास किया गया है। स्थैतिक विश्लेषण अथवा स्टैटिक एनालिसिस। अर्थशास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण का तात्पर्य किसी आर्थिक इकाई का उसकी जड़ अवस्था में अध्ययन करना नहीं है, क्योंकि आर्थिक व्यवहार कभी जड़ अथवा रुकी हुई अवस्था में नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण का तात्पर्य अध्ययन के उस तरीके से लगाया जाता है जिसमें किसी आर्थिक इकाई के व्यवहार में निरंतर होने वाले परिवर्तनों को तो स्वीकार किया जाता है, परंतु परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन की दर अथवा गति में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में स्थैतिक अवस्था का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें किसी आर्थिक इकाई का व्यवहार समय के दौरान बदलता तो रहता है, परंतु उसमें आने वाले बदलाव की गति अथवा दर स्थिर अर्थात अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए, यदि समय के दौरान उत्पादन की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है, परंतु प्रत्येक चक्र में उत्पादन में वृद्धि की दर समान रहती है, तो उसे उत्पादन की स्थैतिक अवस्था माना जाएगा। इस प्रकार स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को परिवर्तनशील मानते हुए भी परिवर्तन की दर को स्थिर रखकर उसके स्वभाव एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है और तब प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आर्थिक सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण या डायनामिक एनालिसिस। वास्तविक जीवन निरंतर चलायमान है, अनिश्चित एवं परिवर्तनशील है, अतः वास्तविक आर्थिक क्रियाएं भी निश्चित रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इसी अवस्था को प्रावैगिक अवस्था कहा जाता है और इस वास्तविक स्थिति का अध्ययन प्रावैगिक विश्लेषण कहलाता है। अतः जब किसी आर्थिक इकाई को उसकी प्रावैगिक अवस्था में मानकर उसके व्यवहार में होने वाले निरंतर परिवर्तनों के साथ उसके स्वभाव एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, तो वो प्रावैगिक विश्लेषण कहलाता है।